गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग जो है प्रयास करेंगे कि इस यूरोप महाद्वीप को इसको जो है इसको एंड कर दिया जाए और इससे जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण बिंदु अब बचे हुए हैं उसको आज हम लोगों का प्रयास रहेगा कि उन्हें पूरी तरह से देख लिया जाए। और उसी कड़ी में जो हम लोग जो देखने चल रहे हैं उसमें आप देखेंगे कि जो ये स्पेन आप देख रहे हैं, स्पेन को अगर आप देखेंगे तो ओलिव प्रोडक्शन के मामले में, यानी कि जैतून जैतून के उत्पादन के मामले में ये जो है यूरोप महाद्वीप में नंबर 1 पर मिलेगा आपको। यानी जैतून का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला जो है यूरोप महाद्वीप का यह देश है। और उसे देखते हैं यहाँ पर, ये जो स्पेन आप देख रहे हैं, वन मिनट प्लीज। ये है स्पेन आपका, ये। और ये ओलिव्स यानी जैतून और ऑयल, इस मामले में जो है स्पेन यूरोप महाद्वीप में प्रथम स्थान पर है। सो स्पेन इज एट फर्स्ट प्लेस regarding production of olives in European continent. And अगर हम लोग बात करेंगे कि जो टेबल ग्रेप्स होती है, जिसे फ्रेश फ्रूट कहा जाता है, यानी ताज़ा फल के तौर पर जिस अंगूर को इस्तेमाल किया जाता है उसे टेबल ग्रेप्स के नाम से जाना जाता है। और ये टेबल ग्रेप्स आपको यूरोप महाद्वीप में अगर कहीं पर सर्वाधिक इसका उत्पादन मिलेगा तो वो देश इटली है। ये आप देख रहे हैं, ये इटली है। और ये दोनों ही जो आंकड़े हम प्रस्तुत कर रहे हैं आपके सामने, ये जो है यूरोस्टैट, जो कि डेटा से जुड़ी हुई एजेंसी है, और ये यूरोपियन यूनियन से जो है जुड़ी हुई है। तो इसके आंकड़े हैं 2020 तक के, वो ओलिव्स के मामले में भी और जो है ग्रेप्स के भी मामले में। तो यानी यहाँ पर ये इटली के संदर्भ में आप देखेंगे, यहाँ पर इसे लिख देते हैं। तो इटली, इसे आप देखेंगे तो ये जो है टेबल ग्रेप्स के उत्पादन के मामले में पहले ही नंबर पर है। टेबल ग्रेप्स फॉर वाइन, टेबल ग्रेप्स फॉर वाइन, सॉरी, इसके मामले में जो है ये यूरोप में पहले नंबर पर है। सो Italy is at first position in European continent regarding production of table grapes for wine. And अब हम लोग जो बात करने चल रहे हैं एक महत्वपूर्ण नदी के बारे में,
और वो आप देखेंगे इटली में ही आपको मिलेगी, और वो इटली के जो है उत्तरी भाग में मिलेगी। तो देखते हैं, ये आप देखेंगे जो आल्पस पर्वत है, जिसका विस्तार स्विट्जरलैंड और इटली और फ्रांस इन तीनों क्षेत्रों में है। तो इसका जो आल्पस पर्वत का जो दक्षिण पश्चिम में विस्तार है उसे वेस्टर्न, यानी इटली से पश्चिम में आप देखें तो इसे वेस्टर्न आल्प्स के नाम से जाना जाता है। और इसी वेस्टर्न आल्प्स से ही जो है एक पो रिवर निकलती है और आकर के एड्रियाटिक सागर में मिल जाती है। तो इसका नाम आप देखेंगे इस नदी का, तो ये है पो रिवर। और ये आप देख रहे हैं कि ये वेस्टर्न आल्प्स से निकलती है, यानी पश्चिमी आल्प्स से निकलती है। और इसके बाद जो है एक चीज आप देखेंगे, इसका जो कैचमेंट एरिया यानी बेसिन का क्षेत्र, तो ये जो है आपको स्विट्जरलैंड और यहाँ पर इस वाले रीजन में आप देखेंगे, यानी इटली, दोनों में मिलेगा। और एक जो महत्वपूर्ण विशेषता इसकी ये है कि वो रिवर जो है इटली के उत्तर में प्रवाहित होने वाली इटली की सबसे लंबी नदी है। और सॉरी, तो और एक चीज आप और यहाँ पर देखेंगे, इस नदी से जुड़ा हुआ बिंदु, उसमें ये है कि पो रिवर को ही जो है इटली की गंगा के नाम से जाना जाता है, यानी भारत की गंगा के आधार पर ही इसका नामकरण किया गया, इटली की गंगा। तो इतनी सारी विशेषताएं जो है पो नदी से जुड़ी हुई हैं, यानी इस पो रिवर को गंगा ऑफ इटली के नाम से जाना जाता है, यानी इटली की गंगा के नाम से जाना जाता है। और ये इटली की सबसे लंबी यानी लॉन्गेस्ट सॉरी, इटली की सबसे लंबी नदी है। So, Po river that originates from Western Alps and before discharging its waters into Adriatic Sea, this is Adriatic Sea, it passes through mainland Italy, in northern part of Italy, and catchment area or basin area of this river covers countries like Switzerland and Italy both. So, and this river goes into Adriatic Sea near Venice. और इसके बाद हम लोग देखते हैं अन्य महत्वपूर्ण बिंदु को। यहाँ पर आप देखेंगे इटली और ऑस्ट्रिया की इटली और स्विट्जरलैंड की सीमा पर, तो आपको एक जो है दर्रा मिलेगा जिसे पास कहते हैं इंग्लिश में, और उसका नाम है ग्रेट सेंट बर्नार्ड पास। देखते हैं उसे।
ये यहाँ पर आप देखेंगे, ये स्विट्जरलैंड है और इटली है। इन दोनों का जो सीमा वाला क्षेत्र है, उसके पश्चिमी छोर पर आप देखेंगे, पश्चिमी सीमा में यहाँ पर आपको ये दर्रा मिलेगा, और इसी का नाम जो है ग्रेट सेंट बर्नार्ड पास है। यानी ग्रेट सेंट बर्नार्ड दर्रा। So, a major important, you can say that an important pass, that is Great Saint Bernard Pass, in between boundary of two countries. First is Switzerland and second is Italy, at western boundary of these countries. और दूसरे जो महत्वपूर्ण दर्रे की हम लोग बात करने जा रहे हैं, उसका नाम है ब्रेनर पास। और वो आपको, ये जो ऑस्ट्रिया देख रहे हैं और ये जो इटली, इन दोनों की सीमा का जो क्षेत्र है, उसके लगभग मध्यवर्ती क्षेत्र में आपको मिलेगा। यानी यहाँ पर आप देखेंगे तो ब्रेनर पास आपको मिलेगा। सॉरी, इसे यहाँ पर नोट कर देते हैं, ब्रेनर पास। ब्रेनर दर्रा। So, Brenner Pass, that is located at the boundary of Austria and Italy. And at this pass, you can see that there is clash between these two armies time to time. यानी यहाँ पर आपको जो है समय दर समय इन दोनों कंट्रीज के बीच की जो सेनाएं हैं, उनके बीच क्लैश देखने को मिलेगा, टकराव देखने को मिलेगा। और आगे हम लोग देखते हैं तो एक चीज आप देखेंगे यहाँ पर कि जो ये स्विट्जरलैंड आप देख रहे हैं, और आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है आल्प्स पर्वत स्विट्जरलैंड में भी विस्तारित है। तो अगर आल्प्स पर्वत के विस्तार के तौर पर देखेंगे तो स्विट्जरलैंड एकमात्र ऐसा देश है जिसमें आल्प्स पर्वत का सर्वाधिक विस्तार है। यानी स्विट्जरलैंड में, ये स्विट्जरलैंड, यहाँ पर आपको आल्प्स जो पर्वत है, इसका सर्वाधिक विस्तार देखने को मिलेगा। मोस्ट एक्सपेंशन, सर्वाधिक विस्तार देखने को मिलेगा। सो माउंटेन आल्प्स is mostly expanded
in Switzerland country regarding area, यानी क्षेत्र के आधार पर आप देखेंगे तो अधिकांशतः जो विस्तार इसका है आल्प्स पर्वत का, वो आपको इसमें स्विट्जरलैंड में मिलेगा। और इसके बाद देखते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण पॉइंट्स को इस महाद्वीप से जुड़े हुए। तो उसमें आप देखेंगे कि जो फिनलैंड है, यानी फिनलैंड जो आप ये देख रहे हैं, ये फिनलैंड, सॉरी ये फिनलैंड है। और यहाँ पर यानी कि आप देखेंगे कि इतनी ज्यादा झीलें हैं, इतनी ज्यादा झीलें हैं कि इसे उन झीलों की अधिक संख्या के आधार पर जो है इसका नामकरण कर दिया गया झीलों का देश, यानी कंट्री ऑफ लेक्स। So Finland has been given name country of lakes because of presence of maximum lakes in this country. And now we are going to talk about other some major points regarding this continent. और उनमें से जो महत्वपूर्ण बिंदु वो ये हैं कि ये महाद्वीप जो है इसे जो है प्रायद्वीप भी कहा जाता है, इस यूरोप महाद्वीप को। यानी पेनिनसुला ऑफ पेनिनसुलास, यानी प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप। So this European continent is named Peninsula of Peninsulas because of presence of maximum peninsulas. For example, you can see that this one is Scandinavian Peninsula, and this is Iberian Peninsula, and this one is Jutland Peninsula, and Italy is also as a peninsula country, and you can see here Balkan Peninsula. So because of this continent is named Peninsula of Peninsulas, यानी प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप के तौर पर जाना जाता है। और अब आगे हम लोग देखते हैं इस महाद्वीप से जुड़े हुए कुछ अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं को। और लेकिन आप जो है इसमें देखेंगे फ्रांस के संदर्भ में कुछ पॉइंट्स को, फ्रांस का भी नामकरण किया जाता है, और उसी संदर्भ में हम लोग देखेंगे कि फ्रांस को क्वीन ऑफ सीज के नाम से भी जाना जाता है। क्वीन ऑफ सीज, यानी समुद्रों की रानी के तौर पर जाना जाता है। और फ्रांस को स्मॉल यूरोप के तौर पर भी डिनोट किया जाता है, यानी रेखांकित किया जाता है।
और फ्रांस को जो है फैशन सिटी की, यानी फ्रांस का जो पेरिस शहर है उसे इसको यानी फैशन सिटी के तौर पर भी देखा जाता है। और इससे पूर्व हम लोग जो है बहुत सारी विशेषताओं के बारे में फ्रांस से जुड़ी हुई जो है उसको देख चुके हैं। और उसी कड़ी में एक और पॉइंट जोड़ा जाता है कि इससे फ्रांस को फार्मर्स कंट्री यानी किसानों का देश के तौर पर भी जाना जाता है। देखते हैं। तो इसे आप देखेंगे फार्मर्स कंट्री यानी किसानों का देश के तौर पर भी जाना जाता है। और इसे स्मॉल यूरोप छोटा यूरोप का भी नामकरण किया जाता है। फैशन सिटी के तौर पर तो इसे देखा ही जाता है। तो इस तरह से आपने देखा कुछ महत्वपूर्ण विशेषताओं के बारे में फ्रांस की। और अभी हम लोग स्विट्जरलैंड के बारे में भी एक दो देखेंगे। सो फ्रांस is named as farmers country and queen of siege and small Europe and fashion city, that is, you can say that Paris, capital of France. And next one is, अगले जो महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में बात करने जा रहे हैं वो आपको ये स्विट्जरलैंड के संदर्भ में ही है। और आप जानते हैं कि स्विट्जरलैंड को इसकी खूबसूरती के चलते इसे विश्व में जो नाम दिया जाता है वो है हेवन ऑफ अर्थ और पैराडाइज ऑफ अर्थ, यानी पृथ्वी पर स्वर्ग की उपमा दी जाती है इसे, स्विट्जरलैंड को। यही स्विट्जरलैंड आप देख रहे हैं। और इसे जो है हेवन ऑन अर्थ और पैराडाइज ऑन अर्थ, पृथ्वी पर स्वर्ग। सो स्विट्जरलैंड is named as a heaven on earth or paradise on earth because of its beauty. It is named so. And अब हम लोग बात करते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं की। और उनमें से आप देखेंगे तो इटली को जो है, इटली को आप देखेंगे तो यूरोप का इंडिया के नाम से जाना जाता है। और देखते हैं उसे। और ऐसा क्यों कहा जाता है इसको भी देखेंगे। यानी ये
जो आप इटली देख रहे हैं, इसे इंडिया ऑफ यूरोप यानी यूरोप का भारत के नाम से जाना जाता है। और ऐसा इसको इसके इस ऐसा नामकरण इसका कृषि प्रधान देश होने के साथ साथ गंगा जैसी फोर रिवर की मौजूदगी और इस देश के उत्तर में आल्प्स जैसी पर्वतमाला यानी हिमालय से सादृश्यता रखते हुए हिमालय जैसी आल्प्स पर्वतमाला की उपस्थिति के चलते इटली को यूरोप के इंडिया के तौर पर जाना जाता है। सो इटली is named India of Europe because of being agriculture dominated country and having Ganga like river that is named Po river in northern Italy and presence of Himalayan like mountain that is in north of Italy, Alps mountain. So इटली में आप एक पर्वत और देखेंगे जो इसके सेंट्रल पार्ट में है और उसका नाम यहाँ पर देखेंगे अपेनाइन्स। ये उत्तर से दक्षिण की तरफ इसका विस्तार है और इसी के जो है यहाँ पर सेंट्रल क्षेत्र से आप देखेंगे, केंद्रीय क्षेत्र से तो एक नदी आपको निकलेगी जो कि यहाँ से आप देखेंगे यानी ये वेटिकन सिटी और रोम से होते हुए इस सागर में टिरानियन सागर में जाकर मिल जाती है। तो एक काफी महत्वपूर्ण पर्वत है इटली का। सो अपेनाइन्स माउंटेन दैट इज प्रेजेंट इन सेंट्रल पार्ट ऑफ Italy is most important mountain of this is also one of the most important mountain of Italy from where Tiber river originates, जहाँ से टाइबर नदी निकलती है and drains into Tyrrhenian Sea, टिरानियन सागर में जो है प्रवाहित होती है। अब आगे हम लोग देखते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण पर्वतों के बारे में। उसके बाद हम लोग डेन्यूब रिवर के बारे में देखेंगे जो कि ओल्गा के बाद जो है दूसरी सबसे लंबी नदी है इस महाद्वीप की। और उसके बाद हम लोग ओरिएंट रेलवे के बारे में भी देखेंगे जो एक महत्वपूर्ण जो है रेलवे है। और एक और पॉइंट हम लोग देखेंगे स्वालबर्ड यानी नॉर्वे के उत्तर में देखेंगे हम लोग, जो कि वर्ल्ड सीड वार्ट या रिजर्व के तौर पर रिजर्व का विकास वहां पर किया गया है। तो देखते हैं, यहां पर आप देखेंगे तो आपको ऐसे करके एक कार्पेथियन माउंटेन हम लोग पहले बात किए हैं, ये पोलैंड कंट्री है और ये रोमानिया कंट्री है। तो ये जो कार्पेथियन माउंटेन आप उत्तर से दक्षिण देख रहे हैं, ये पोलैंड के मैदान और रोमानिया के मैदान को जो है अलग करने का कार्य करता है। और सो दिस वन इज कार्पेथियन माउंटेन। कार्पेथियन पर्वत जो कि पोलैंड और रोमानिया के मैदान को अलग करने का कार्य करता है। सो Carpathian mountain that is from north to south, and this mountain creates divide between land of Poland and land of Romania.
और आगे आप देखेंगे तो इसके जो है, जो रोमानिया आप देख रहे हैं ये वाला, इसके जो है मध्यवर्ती और दक्षिण क्षेत्र में आपको एक पर्वत मिलेगा ऐसे करके, और इसका नाम जो है वो है ट्रांसिल्वेनियन आल्प्स। यहाँ लिख देते हैं ट्रांसिल्वेनियन आल्प्स। ट्रांसिल्वेनियन आल्प्स। और ये देख रहे हैं आपकी रोमानिया के मध्यवर्ती और दक्षिणी क्षेत्र में स्थित है। सो ट्रांसिल्वेनियन आल्प, that is also called southern Carpathian, named after Carpathian mountain, and it is in central and southern part of Romania country, यानी ये जो आप रोमानिया देख रहे हैं। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं एक और महत्वपूर्ण पर्वत को देखते हैं, और वो आपको देखेंगे, ये बुल्गारिया जो देख रहे हैं और एथेंस देख रहे हैं। एथेंस की राजधानी ये ग्रीस देख रहे हैं, ग्रीस की राजधानी एथेंस यहाँ पर जो सर्कल बना हुआ है यहाँ पर है। और इसमें आप देखेंगे तो ये जो बुल्गारिया मिलेगा, बुल्गारिया में ही आपको ऐसे, इसकी राजधानी जो सोफिया है, इसके पूर्व में आप देखेंगे तो आपको बाल्कन माउंटेन मिलेगा, बाल्कन माउंटेन। और इसे हम लोग यहाँ पर प्रदर्शित कर देते हैं। बाल्कन माउंटेन, that is in central part of Bulgaria country, in east of Sofia, that is capital of Bulgaria। और अगले महत्वपूर्ण जो हम लोग पर्वत को देखेंगे उसका नाम है रोडोप पर्वत, और ये जो है ये बुल्गारिया और ग्रीस दोनों में ही विस्तारित है ऐसे करके। और इसको यहाँ पर लिख देते हैं, यानी रोडोप माउंटेन। So Rhodope mountain is extended in between Bulgaria and Greece. You can say that northeastern part of Greece and southwestern part of बुल्गारिया। और अगले पर्वत को हम लोग देखते हैं जिसका नाम है पिंडस माउंटेन, और वो आपको ये अल्बानिया आप देख रहे हैं जिसकी राजधानी ये टिराना है, और ये ग्रीस, यानी इन दोनों ही क्षेत्रों में इसका विस्तार है। और इसे देखेंगे आप, इसका नाम है, इसको यहाँ पर लिख देते हैं पिंडस माउंटेन, यानी पिंडस पर्वत, और इसका विस्तार अल्बानिया और ग्रीस दोनों में है। सो पिंडस माउंटेन, दैट इज stretched from Albania to Greece, and
नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट डिनारिक आल्प्स। अब हम लोग जो है डिनारिक आल्प्स को देखने चल रहे हैं, और उसकी वो देखेंगे आप कि एड्रियाटिक सागर के पूर्व में आपको मिलेगा, यानी जो ये वाला पार्ट आप देख रहे हैं, ये वाला, ये देखेंगे आप कि ये जो है डिनारिक आल्प्स का पार्ट है। यानी जो डिनारिक आल्प्स है वो कई देशों में विस्तारित है। उसमें आप देखेंगे उत्तर पूर्वी इटली आप देखेंगे, ये देखेंगे आप स्लोवेनिया जिसकी राजधानी है लुजाना ये, और इसके बाद यहाँ पर देखेंगे क्रोएशिया जिसकी राजधानी है जाग्रेब। इसके बाद आप देखेंगे बोस्निया हर्जेगोविना देखेंगे और इसकी राजधानी है साराजेवो। इसके बाद आप यहाँ पर आप मोंटेवीडियो देखेंगे जिसकी राजधानी ये है पोर्टगोरिका। इसके बाद आप ये अल्बानिया देखेंगे जिसकी राजधानी है तिराना। और इसके बाद ये जो आप मैसिडोनिया भी देखेंगे, मैसिडोनिया जिसकी राजधानी स्कोप्जे है। और यहाँ पर जो है मैसिडोनिया, अल्बानिया और ये कंट्री जो आप देख रहे हैं मोंटेवीडियो, इस तरीके से आप देखेंगे तो यानी यहाँ पर आप एक सेंटर में देखेंगे तो इन सारे को यहाँ पर आपको मिलेगा एक कंट्री, और जिसका नाम है कोसोवो, और उसकी राजधानी है प्रिस्टीना। तो इतने देशों से जो है डिनारिक आल्प्स की सीमा जो है लगती है। डिनारिक आल्प्स पर्वत का जो है कमोबेश विस्तार है। तो डिनारिक आल्प्स is stressed in many countries in western part of Balkan Peninsula, and those countries are Italy, Slovenia, and this one is Croatia, Bosnia and Herzegovina, and Montevideo, Albania, Kosovo, Macedonia, and this one is Serbia। तो इतने कंट्रीज में है इसका विस्तार। और कोसोवो को जो आप देखेंगे, कोसोवो जो है सर्बिया, मैसिडोनिया, अल्बानिया और ये जो है मोंटेवीडियो, इन चारों से जो अपनी सीमाएं साझा करता है। तो इसकी इन चारों की जो है बीचों बीच की लैंडलॉक्ड कंट्री यानी भू आबद्ध देश की स्थिति है। और आगे देखते हैं, इस तरीके से हम लोगों ने बाल्कन प्रायद्वीप से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण पर्वतों को देखा। और बाल्कन प्रायद्वीप में आप देखेंगे, इसे प्रायद्वीप क्यों नाम दिया जाता है, आप देखेंगे कि यहाँ पर एड्रियाटिक सागर है, यहाँ पर एजियन सागर है, ये मरमरा सागर है और ये ब्लैक सी है। तो देखेंगे आप कि इसकी सीमाएं भी जो है तीन तरफ से जल से और एक तरफ से स्थल से घिरी हुई है, इसलिए इसे प्रायद्वीप का नाम दिया जा रहा है, बाल्कन प्रायद्वीप। और आगे आप देखेंगे इसमें, अब हम लोग बात करने चल रहे हैं एक जो है महत्वपूर्ण नदी के बारे में। तो देखते हैं उसके संदर्भ में। ये डेन्यूब नदी जो है जिसके बारे में लोग बात करने चल रहे हैं, ये ओल्गा नदी के बाद जो है यूरोप महाद्वीप की जो है दूसरी सबसे लंबी नदी है। और देखते हैं तो आप यहाँ पर जर्मनी में देखेंगे कि यहाँ पर एक पर्वत है ब्लैक फॉरेस्ट, इसके दक्षिणी क्षेत्र से ही ये नदी जो है डेन्यूब नदी निकलती है। और इसके बाद जो है जर्मनी से ये आप देखेंगे इसमें ऑस्ट्रिया में एंट्री करती है, और उसके बाद ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना पहुंचती है। वियना जो राजधानी है इसके तट पर ही डेन्यूब नदी के स्थित है। इसके बाद ये आगे जो है स्लोवाकिया में एंट्री करती है, और ब्राटिस्लावा स्लोवाकिया की राजधानी इससे होकर गुजरती है।
और ब्राटिस्लावा के बाद ये जो है दक्षिण में मूव कर जाती है, और इसके बाद ये जो है स्लोवाकिया और इसके यानी हंगरी के बीच कुछ दूर तक प्राकृतिक और राजनीतिक सीमा का निर्माण करती है, और इसके बाद थोड़ा सा मूव करके वो ये राजधानी में यानी बुडापेस्ट, हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट पहुंचती है, और बुडापेस्ट के बाद ये दक्षिण में मूव कर जाती है, और उसके बाद ये एंट्री करती है यानी क्रॉस करती है हंगरी की सीमा को, और इसके बाद ये जो है राजनीतिक और प्राकृतिक सीमा का निर्धारण करती है, जो कि क्रोएशिया आप देखेंगे और सर्बिया, इन दोनों के बीचों बीच। और ऐसा करते हुए ये आगे बढ़ती है और मध्यवर्ती क्षेत्र के लगभग, यानी इन दोनों की सीमा के मध्यवर्ती क्षेत्र के लगभग से ये मूव कर जाती है अपने से लेफ्ट में और आगे बढ़ती है। उसके बाद ये जो है सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड से होकर गुजरती है। बेलग्रेड से गुजरने के बाद आगे ये रोमानिया की सीमा पर पहुंचती है, और रोमानिया और सर्बिया दोनों के बीच प्राकृतिक और राजनीतिक सीमा का निर्धारण करती है। आगे इसी तरीके से ये सीमा से होते हुए बढ़ेगी और यहाँ तक आएगी। इस तरह से रोमानिया, यानी ये रोमानिया और बुल्गारिया आप देखेंगे, इन दोनों के बीच भी जो प्राकृतिक और राजनीतिक सीमा का निर्धारण करते हुए आगे बढ़ती है, और फिर यहाँ से अपने लेफ्ट में मूव करती है। उसके बाद आगे बढ़ते हुए ये मोल्डोवा देख रहे हैं, मोल्डोवा से भी थोड़ी सी सीमा, मोल्डोवा की सीमा से भी होकर गुजरती है। इस तरीके से ये रोमानिया और मोल्डोवा के बीच भी जो है प्राकृतिक और राजनीतिक सीमा का निर्धारण करती है। आगे इसके बाद ये नदी मोल्डोवा से आगे बढ़ती है और यूक्रेन और रोमानिया की सीमा से होते हुए इसके आकर जो है डेल्टाई क्षेत्र में, यानी ब्लैक सी, ये जो देख रहे हैं ब्लैक सी, इसमें आकर के गिर जाती है। तो इस तरीके से इस नदी के संदर्भ में आप देखेंगे ये मुख्य रूप से जो है करीब 10 राष्ट्रों से होकर गुजरती है, जिससे 4 राजधानियां आप देख रहे हैं कि इस नदी के तट पर स्थित हैं। लेकिन प्रमुख रूप से आप देखेंगे तो आईसीपीडीआर के आंकड़ों के अनुसार, आईसीपीडीआर जो कि डेन्यूब नदी के लिए समर्पित एक मतलब कार्य करने वाला जो है, आप कह सकते हैं कि समर्पित संस्था के तौर पर कार्य करता है, और इसके संरक्षण से जुड़ा हुआ, इसकी देखरेख से जुड़ा हुआ है। उसी के आंकड़ों के अनुसार जो है इस नदी का जो जल ग्रहण क्षेत्र है, कैचमेंट एरिया या बेसिन एरिया, वो करीब 19 देशों में स्थित है। और Danube Nadi that originates from southern Black Forest region and goes through southern region of Germany and enters in Austria, and in the way of this river, Vienna, that is the capital of Austria, is located at the bank of this river, and after Vienna, it crosses boundary between Austria and Slovakia, and further goes to Bratislava, that is the capital of Slovakia, at the bank of this river, and after Bratislava, this river moves south and further creates natural and political boundary between Slovakia and Hungary, and the next phase, this river goes to Budapest, that is the capital of Hungary, and after Budapest, this river moves south and further creates natural and political boundary between Croatia and Serbia, and in the middle of boundary, it moves left. It moves its left, and in the way of this river, again one capital, that is Belgrade of Serbia, meets with this river, and after Belgrade, this river further goes
and creates natural and political boundary between Romania and Serbia, between Romania and Bulgaria, and further between Moldova and Romania, and further between Ukraine and Romania before discharging its waters into Black Sea. So, four capitals are located at the bank of this river, and 10 countries, mainly this river flows through 10 countries, but catchment oblique basin area of this river covers near about 19 countries as per the ICPDR data. That is, you can say that is a major institute regarding Danube River conservation, Danube River caretaking. So, अब हम लोग बात करने चल रहे हैं एक महत्वपूर्ण बिंदु की, और वो ये है, यहां पर आपको देखने को मिलेगा स्वालबर्ड। स्वालबर्ड को देखते हैं। स्वालबर्ड जो है, आपको यहाँ ये जो नॉर्वे देख रहे हैं, नॉर्वे के उत्तर में एक द्वीप समूह है जिसका नाम स्वालबर्ड है। ऐसे डिनोट कर देते हैं, आप समझ जाएंगे। स्वालबर्ड स्वालबर्ड और यहाँ पर जो है वर्ल्ड सीड वाल्ट या रिजर्व, वर्ल्ड सीड वाल्ट या रिजर्व, यानी विश्व खाद्यान्न भंडार, विश्व बीज भंडार, सॉरी, यानी इस स्वालबर्ड रीजन में, जो कि आप देखेंगे एक आर्कीपेलागो, यानी द्वीपों का समूह। स्वालबर्ड जो कि नॉर्वे का ही उस पर अधिकार है, और नॉर्वे के उत्तर में जो है एक द्वीपों का समूह जिसे आर्कीपेलागो के नाम से जाना जाता है। और उसी पर आप देखेंगे तो आपको वर्ल्ड सीड वाल्ट ऑब्लिक रिजर्व यानी विश्व बीज भंडार मिलेगा, जिसे इस उद्देश्य से क्रिएट किया गया कि अगर भविष्य में जो है किसी प्रकार की आपदा आती है तो उस दौरान हम अपनी यानी जैव विविधता जो है उसको सुरक्षित करने में, यानी रिक्रिएट कर पाएंगे, यानी पुनः सृजित कर पाएंगे, और उसको इस तरीके से जैव विविधता को जो बर्बाद होने से बचाया जा सकेगा। सो दिस वर्ल्ड सीड वाल्ट ऑब्लिक रिजर्व has been created, has been built in Svalbard archipelago of Norway, in northern part of Norway, in Arctic region near North Pole, and it has been created to recreate our biodiversity in the case of any catastrophe, any disaster in the future। और आगे हम लोग बात करते हैं एक जो है रेलवे के बारे में, जो कि काफी महत्वपूर्ण है यहाँ पर। उसका नाम है ओरिएंट रेलवे, और देखते हैं उसे।
ओरिएंट रेलवे को। और तो जो ओरिएंट रेलवे आप देखेंगे, इसकी शुरुआत जो है 1883 में हुई थी। और इसका जो प्राथमिक स्टेशन था, यानी जहां शुरुआत हुई थी, वो है आपका ये पेरिस। और पेरिस के बाद ये जो ओरिएंट रेलवे मार्ग है, वो स्विट्जरलैंड में एंट्री करता है, जहां पर आपको एक प्लेस मिलेगा यहाँ पर, फ्रांस, जर्मनी और स्विट्जरलैंड की सीमा के करीब, यानी सीमा साझा करता हुआ, और उसका नाम है बेसेल। बेसेल, जिसको आपने न्यूज में कई बार सुना होगा, बेसेल मानक, जो कि खनिज तेल भंडार, खनिज तेल यानी कि पेट्रोल और डीजल के लिए जो मानक तय किए जाते हैं, बेसेल मानक, वो इसी से जुड़ा हुआ है। बेसेल बेसेल शहर से जो है होकर गुजरती है ये रेलवे। और इसके बाद ये जो है आगे बढ़ती है, यहाँ पर जो आपको एक प्लेस मिलेगा स्विट्जरलैंड के नॉर्थ में, उसका नाम है ज्यूरिख। ये वाला जो रीजन आप देखेंगे, यानी ज्यूरिख, ZURICH, ज्यूरिख। ज्यूरिख से आगे ये जाती है और उसके बाद ऑस्ट्रिया में प्रवेश करती है। और ऑस्ट्रिया में प्रवेश करते हुए ये जो है ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना पहुंचती है। वियना, जो कि इस रेलवे के मार्ग में स्थित है। और वियना के बाद ये सीधे जो है ये बुडापेस्ट पहुंचती है, जो कि हंगरी की राजधानी है। और इसके बाद ये रेलवे रोमानिया में एंट्री करती है। और रोमानिया में एंट्री करते हुए फिर ये रोमानिया की राजधानी जो बुखारेस्ट आप देख रहे हैं, ये वाली, इससे होकर गुजरती है। बुखारेस्ट के बाद ये जो है बुल्गारिया में एंट्री करती है। और बुल्गारिया के बाद ये आप देखेंगे, ये जो आप देखेंगे इस्तांबुल, जिसे कॉन्स्टेंटिनोपल के नाम से भी जाना जाता है, और जिसे हिंदी में कुस्तुनतुनिया भी कहा जाता है, ऐतिहासिक तौर पर भी आपने पढ़ा होगा। तो इसके बाद यहाँ पर, यानी बुल्गारिया के साउथ ईस्ट से होते हुए इस्तांबुल पहुंचती है। और इसी इस्तांबुल का नामकरण इसी को कॉन्स्टेंटिनोपल कॉन्स्टेंटिनोपल या कुस्तुनतुनिया के नाम से जाना जाता है। और इस तरीके से आपने देखा इसे। तो so this one is Orient Railway, and originates from Paris, and further goes through Basel, that is present near boundary of France and Germany. And after Basel, this railway goes through Zurich, that is in north of Switzerland, and further crosses boundary between Switzerland and Austria. And further, in the way of this railway, Vienna, that is capital of Austria, present. And after Vienna, this railway route goes to Budapest, that is capital of Hungary. And after Budapest, it moves
and goes through Romania, and capital of Romania, that is Bucharest, is at this station, and so we can say that a station of this railway route is present in Bucharest. So Bucharest comes in the way of this route, this railway route, Orient railway route, and further this route goes through Bulgaria, and in after crossing through southeast Bulgaria, this route reaches to Istanbul, that is also named Constantinople, in Hindi Kustantonia, and this route was started in 1883 and lasted till 1977, but because of downfall in business, it was stopped in 1977. But in near future, you can say that from 23 again, it is being planned to be started this railway route, and one major point was to behind stopping this railway route was that you can say that at that moment fast railways were launched in the world. So तो आप देखेंगे कि एक जो और भी महत्वपूर्ण कारण था उस समय इस रेलवे रूट को जो है बंद करने का, कि काफी तीव्र गति की जो है रेलगाड़ियां उस समय में जो है लॉन्च की गई थी, और इसलिए भी जो है आप देखेंगे इसको जो है यानी कि फाइनेंशियल लॉस हो रहा था, और इस वजह से जो है इसे 1977 में आप देखेंगे कि फाइनली शट डाउन कर दिया गया, और प्रयास किया जा रहा है कि 2023 से जो इसे पुनः चालू किया जाए। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि इसको हमने यानी इस महाद्वीप से जुड़े हुए लगभग सभी बिंदुओं को हमने कवर कर लिया है, और जितना हमारे परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण होता है, तो आगे आने वाले समय हम लोग जो है किसी और यानी अन्य महाद्वीप को जो है शुरू करेंगे। और आप लोगों से निवेदन है कि अगर ये क्लास जो है आप लोगों को पसंद आ रही है तो आप लोग यूट्यूब चैनल को जो है सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियोज को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और अन्य लोगों से भी प्रयास कीजिए कि वो लोग भी इसको देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और तो हम लोग इसे यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच।